मिशन आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, हाल ही में 13 मई को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अपने संबोधन में देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने और समूचे भारत देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था और उसके बाद देश के अर्थ मंत्री ने उनके पहले हिस्से के ब्लूप्रिंट को देश के सामने रखा था। आज हम इसी आत्मनिर्भर पैकेज को अधिक सरल भाषा में आपके लिए इसका विश्लेषण करेंगे ताकि आप समझ सकेंगे कि आने वाले दिनों में इन फैसलों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, इतने दिन घर में रहने के बाद अब आपके सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली है कि आप अपनी जान कैसे बचाएंगे कोरोना वायरस से, और जब जान बच जाएगी तो अगली चुनौती होगी अब जेब का ख्याल कैसे रखेंगे। दोस्तों, आत्मनिर्भर पैकेज का फोकस इस बात पर है कि कैसे कर्मचारियों और कंपनियों के हाथ में ज़्यादा पैसे आए और जिससे वो ज़्यादा खर्चा कर सके और अर्थव्यवस्था की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर उतर सके। दोस्तों, 20 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। 20 के आगे 12 जीरो। इतनी बड़ी रकम है तभी तो प्रधानमंत्री जी खुद टीवी पे आके देश को ये रकम बता के गए। माइक्रो स्मॉल मध्यम एंटरप्राइज यानी कि MSME उद्योगों की बात की गई। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये सेक्टर देश में करीब 12 करोड़ लोगों को उद्योग देता है। दोस्तों, पहली बात, 3 लाख करोड़ का लोन आज के इस घोषणा से इन MSME उद्योग को मिलेगा। किसी को भी अपनी तरफ से कोई भी गारंटी या कोलैटरल देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इसकी समय सीमा भी 4 साल की होगी और पहले 1 साल यानी 12 महीने के इनको प्रिंसिपल रीपेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। इससे 45 लाख कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, दूसरी बात, लघु सूक्ष्म मध्यम व्यवसाय क्या होते हैं, सरकार ने आज इनकी परिभाषा ही बदल दी। नई परिभाषा में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से सीमाएं पहले से ज़्यादा कर दी गई है। आप इस टेबल में देख रहे हैं 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योग माइक्रो बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे। स्मॉल बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए और मध्यम बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ से कम। दोस्तों, इस सेक्टर के लिए तीसरा ऐलान, जो MSME कंपनीज पहले से आर्थिक संकट से जूझ रही है, उसके संकट के लिए 20,000 करोड़ के प्रावधान का इंतजाम किया गया और जो उद्योग अच्छे चल रहे हैं इनमें पैसा अधिक डालने के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का इंतजाम किया है। दोस्तों, चौथी बात, छोटी कंपनी के कर्मचारियों जिनकी सैलरीज 15,000 से कम है, उनके EPF में यानी कि उनके प्रोविडेंट फंड में कंपनी और कर्मचारी का हिस्सा मार्च, अप्रैल और मई तक सरकार ने डालने की बात कही थी और अभी इसे 3 महीने बढ़ाकर जून, जुलाई और अगस्त तक कर दी गई है। दोस्तों, पांचवी बात, वेतन भोगी कर्मचारियों यानी कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऐलान। EPF में अब तक कंपनी और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% होता था, अब इसे घटाकर 10% कर दिया है। जैसे कि पहले आपके तरफ से यानी कि कर्मचारी की तरफ से 12 और कंपनी की तरफ से 12, ऐसे 24 रुपये जाते थे। अब कर्मचारी की तरफ से 10 रुपये और कंपनी की तरफ से 10 यानी 20 रुपये ही जाएंगे। इससे आपको यानी कर्मचारियों को भी और आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इससे 6,750 करोड़ रुपए EPF में कम जाएंगे और वो ही रुपए लोगों के पास ज़्यादा में रहेंगे। इससे करीब 3.5 लाख कंपनीज और 72 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज को 90,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा और कर्ज देने वाली छोटी छोटी संस्था जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग यूनिट कहते हैं, इनको 50,000 करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे ताकि जो आगे जाके छोटे लोन
लोगों को दे सकेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा फैसला अगले साल मार्च तक यानी कि मार्च 2021 तक नॉन सैलरीड इनकम पर यानी कि वेतन न पाने वाले लोग पैसे का जो लेन देन करते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पर, जिसे TDS कहा जाता है, उसे 25% कम कर दिया गया है। इसे आसान भाषा में समझेंगे तो जैसे कि कोई प्रोफेशनल है जो पहले 1000 रुपये के लिए 100 रुपये टैक्स देते होंगे, तो अभी उनको सिर्फ 75 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। इससे सरकार की जेब से 50,000 करोड़ रुपए सीधे लोगों के जेब में चले जाएंगे। इनकम टैक्स भी आप 30 नवंबर 2020 तक भर सकते हैं, इसके लिए भी आपको छूट दी गई है। दोस्तों, आर्थिक पैकेज के इस पहले हिस्से का फोकस जो हमारे देश के छोटे और मध्यम उद्योग है। भारत में कृषि के बाद रोजगार इन्हीं छोटे उद्योगों से मिलता है, जहां करीब 11 करोड़ लोग इन्हीं छोटे उद्योगों में काम करते हैं और भारत के GDP का 30% हिस्सा इस सेक्टर से आता है। इन छोटे उद्योगों का देश के निर्यात में करीब 40% हिस्सा है। इसके लिए इन कंपनियों के बारे में सोचना सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और कोरोना के संकट के इसी दौरान सबसे ज़्यादा संकट में ये सारे उद्योग आए हैं। इसके लिए अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लानी है तो यही छोटी कंपनियों को फिर से मजबूती से खड़ा करने के लिए इनको सहायता करना आवश्यकपूर्ण है। दोस्तों, अब आते हैं और जानते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए और कहाँ बांट दिए जाएंगे। अभी हम एक अंकगणित से ये सारी बातें समझा दें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने GDP का 10% हिस्सा इसी राहत पैकेज के तौर पर देने की बात कही थी। तो समझ लेते हैं कि GDP का मतलब क्या होता है। दोस्तों, GDP का मतलब होता है कि एक देश में एक साल भर में जितनी वस्तुएं बनती है और जो सेवाएं लगती है उनका मोल। जैसे कि भारत की GDP गत साल 2019-20 में तकरीबन 200 लाख करोड़ की थी। अब GDP तो कोई तिजोरी में रखा पैसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी आपको निकल कर दे देंगे। तिजोरी वाला पैसा या सरकार की कमाई ये तो बजट होता है, जो इस साल तकरीबन 30 लाख करोड़ था। ये बात असंभव लगती है कि सरकार की कुल कमाई 30 लाख करोड़ हो और उसमें से 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर राहत पैकेज में खर्च किया जाए। तो सरकार क्या कर रही है, वही आज बताया, लोन देने वाली स्कीम्स। वित्त मंत्री जी ने जो आज यानी कि 13 मई को जो घोषणा की, उनमें से आज करीब 5,20,000 करोड़ रुपए का हिसाब बताया। 20 लाख करोड़ से 5,20,000 करोड़ रुपए तो अभी गए, तो अब बच गए 14,80,000 करोड़। दोस्तों, इसके अलावा सरकार ने लॉकडाउन लगने के बाद यानी कि 26 मार्च को इसमें से 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया था, आपको याद होगा। अभी 14,80,000 करोड़ से ये भी रकम कम कर दीजिए तो बचे 13,10,000 करोड़। अभी आते हैं RBI वाले हिस्से पर। 20 लाख करोड़ के पैकेज में लिक्विडिटी का हिस्सा सबसे बड़ा है, करीब 8 लाख करोड़ यानी कि 40%। लेकिन ये 8 लाख करोड़ किससे मिले, कहाँ गए, आइए पूरी बात समझते हैं। दोस्तों, लिक्विडिटी ये एक इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसे तरलता कहा जाता है। लिक्विडिटी का अच्छा उदाहरण दूध शब्द से हो सकता है। दूध जैसी किसी गाढ़ी चीज़ को पानी में डालकर तरल किया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का गाढ़ापन पानी डालने से तरल नहीं होता, पैसे डालने से होता है। और पैसे कौन डालेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डालेगा। अर्थव्यवस्था में पैसे का फ्लो नियंत्रित करने का काम भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मतलब कि कोई कहे कि नया धंधा शुरू करना है लेकिन पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है, तो इसका इंतज़ाम अभी RBI कर रहा है। रिजर्व बैंक ने कुछ नियमों में बदलाव किया ताकि बैंकों के जरिए पैसा बाजार में आए और लिक्विडिटी बढ़ जाए। RBI ने फरवरी से अब तक जो कदम उठाए उससे बाजार में करीब 8,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है।
इसमें से कितना आया अभी ये कहा नहीं जा सकता। अभी आरबीआई ने ऐसा क्या किया कि पैसा चलकर बाजार में आने लगा, इसकी बारीकी भी समझ लेते हैं। दोस्तों 6 फरवरी में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद कुछ कदम उठाने का ऐलान करती है। इससे बाजार में 2,80,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का अनुमान किया गया था। लॉकडाउन लगने के बाद 27 मार्च को आरबीआई ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की। रिवर्स रेपो रेट 90 पॉइंट घटाकर 4% कर दिया। रेपो रेट यानी जिस ब्याज दर पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है, और रिवर्स रेपो रेट इससे उल्टा, रिवर्स रेपो रेट जिस ब्याज दर पर बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करवाता है। अभी आरबीआई ने ये दोनों रेट घटाए, यानी एक तो बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा, दूसरा बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करने से बचेंगे क्योंकि ब्याज की दर कम हो गई है। इसके अलावा और कई जगह ज़्यादा प्रॉफिट में पैसा लगाएंगे, यानी बाजार में पैसा जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने CRR यानी कैश रिजर्व रेशो में भी 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी थी। इसे घटने का मतलब है कि बैंकों के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा और इससे मार्केट में बैंकों से और ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। आरबीआई ने और एक बड़ा कदम उठाया था, TLTRO यानी कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इस टूल का इस्तेमाल किया था। इस तरीके से आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए इन संस्थाओं को देने का टारगेट रखा ताकि एक कारपोरेट सेक्टर को लोन दे, किसी भी तरह उद्योग धंधों तक पैसा पहुंचे। यानी आरबीआई के इस फैसले से लिक्विडिटी बढ़ी 3,74,000 करोड़। ये सारा पैसा मिलकर करीब 8 लाख करोड़ होता है। और सरकार वाले पैकेज में कितना बचा था? 13,10,000 करोड़। उसमें से 8 लाख करोड़ अब माइनस कर दीजिए तो बचे 5,10,000 करोड़, यानी कि जीडीपी का 2.5% हिस्सा। ये सब हमने आरबीआई के लेन देन और सरकार के राहत पैकेज के संदर्भ में आगे आए आंकड़ों का विश्लेषण आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं उनके यहाँ तो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो बैठे हुए होते हैं, जो कि सरकार की इन ऐलानों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और जो कंपनी होती है उन्हें समझाकर अपने आगे की रणनीति बनाती है। लेकिन जो कर्मचारी है, जो मजदूर है, जो गरीब लोग हैं या जो छोटे व्यवसायी है, छोटे दुकानदार है, उनके साथ समस्या ये होती है कि सरकार कोई ऐलान भी कर देती है तो उन्हें वो समझ में नहीं आती है। जिस भाषा के साथ मीडिया भी आपके सामने रखता है वो बहुत क्लिष्ट होती है। हमने इस वीडियो के जरिए एक कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में इसे समझा सके। आप किसी भी वर्ग के हो, चाहे आप मजदूर हो, आप कर्मचारी हो या आप छोटे व्यवसायी हो, आपके लिए सरकार ने नया राहत पैकेज में आपके लिए क्या ऐलान किया है और आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके लिए आगे क्या होने वाला है, उसकी जो कुंजी है वही यह राहत पैकेज है। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि कई बार सुनिए। दोस्तों, आप आपके क्षेत्र में तरक्की करें, आप चैंपियन बने, खुश रहे। Thank you for your love and your support. Thank you.